हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो लेक्चर 3 ऑफ पीटीपी 2025 इकोनॉमी से हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, आप सभी को पता है, ये हमारा PSIR रिलेटेड टेलीग्राम चैनल है। सारे स्टडी मटेरियल, मॉडल आंसर, क्वेश्चन पेपर्स और मेरे कॉपी भी यहाँ पे मिल जाएंगी। देन अगर आप बाकी यूपीएससी के मटेरियल चाहते हो और भी उससे बात करना चाहते हो, डायरेक्ट DM करना चाहते हो, ये टेलीग्राम चैनल आपको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना है। इसकी PDF भी आपको वहीं से मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है मॉनेटरी पॉलिसी। और इस लेक्चर वीडियो का पूरा पर्पज़ क्या है, आप ये समझें कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, है ना। हमने नोट्स को रिवीजन करना है, अगर नहीं पढ़ा है तो टॉपिक को उठाकर पढ़ना है। सेलेक्टिव रीडिंग के थ्रू प्रीलिम्स को कैसे क्वालिफाई करना है आपको ये समझना है, और ये वीडियो आपको जाने के देखनी है, मैंने पहले अपलोड करके रखी है। लगभग हर साल 19 से 20 क्वेश्चंस यूपीएससी इकोनॉमी से पूछता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इकोनॉमी का, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा लेक्चर वीडियो आज थर्ड लेक्चर है इस सीरीज का, और जहाँ पर हम आज का टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हो 9 क्वेश्चंस इन लास्ट 10 ईयर्स में पूछा गया है। हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, आप ऐसा कह सकते हैं। चलिए, तो मॉनेटरी पॉलिसी होता ही क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI मेंटेन करता है। RBI की पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ RBI। और RBI का काम क्या है? देश में मार्केट की स्टेबिलिटी को बना के रखना और इंडियन रुपी को मार्केट में स्टेबल रखना। कंज्यूमर मींस इंडियन सिटीजन्स की बेनिफिट और उनके जो भी फायदे की बात हो, RBI इसके बारे में सोचे। और फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट के रेगुलेशन RBI मेंटेन करके रखता है। इन सभी ऑब्जेक्ट को लिए, है ना, टू फुलफिल ऑल दीज ऑब्जेक्ट RBI नीड सम टूल्स। कुछ स्ट्रक्चर चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए। उस सिस्टम और स्ट्रक्चर का नेम है मॉनेटरी पॉलिसी, जहां से RBI मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, इंडियन रुपी को इन्फ्लुएंस कर सके, और इंडियन सिटीजन्स के बारे में जो पॉजिटिव है, कंज्यूमर्स को, इंडियन सिटीजन एज वेल एज कंज्यूमर्स की बेनिफिट के बारे में सोच सके और ध्यान रख सके, उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। सिंपल। तो यहाँ से मनी सप्लाई का रेगुलेट करना है, और कुछ टूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख लो कैश रिजर्व रेशियो, SCRR। आपको बार बार ये आपको सुनने को टर्म आएगा। SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। फिर होता है रेपो रेट। रेपो रेट आर ऑफ टू टाइप, रेपो रेट एंड देन रिवर्स रेपो रेट, RRR। एंड एक होता है बैंक रेट। अभी हमारा लेक्चर वीडियो तो है नहीं, हमें इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ओवरऑल आइडिया आपको मिल जाए, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ इन सभी का मतलब क्या है। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब ये है कि जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उनके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आएगा लोगों का, उनको कुछ परसेंटेज उस डिपॉजिट का RBI के पास में रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश के फॉर्म में एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट RBI के पास में रखना पड़ेगा। किसको रखना पड़ेगा? बैंक को रखना पड़ेगा। ये कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा, CRR। SLR क्या है? SLR टोटल डिपॉजिट का ही एक परसेंटेज है, लेकिन अब ये बैंक अपने पास में रखेगा, RBI को देने की जरूरत नहीं है, और कैश के फॉर्म में जरूरत नहीं है। कैश भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है। समझ में आया? दोनों में डिफरेंट। कैश रिजर्व रेशियो, यहाँ पे वर्ड में कैश है, तो कैश के फॉर्म में बैंक को RBI के पास में एक कुछ फिक्स डिपॉजिट रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? इसका मतलब ये है, इसका इमरजेंसी सिचुएशन, और ये कोई प्रोविज़न है प्रिवेंट करने के लिए। कोई इमरजेंसी सिचुएशन में अगर बैंक कोलैप्स कर गया तो RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता होगा कि
5 लाख तक का इंश्योरेंस रहता है बैंक के पास में आपका एट मैक्स, कि आपको पैसे मिलेंगे वापस, और कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर आपको वापस आरबीआई देगा, क्योंकि आरबीआई अकाउंटेबल है लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों। अभी कैश रिजर्व रेशियो बैंक ने कुछ परसेंटेज आरबीआई को दे दिया इन कैश। एसएलआर बैंक अपने पास रखेगा गोल्ड के फॉर्म में, कैश के फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में। अभी आता है रेपो रेट। रेपो रेट सिंपल है, इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को पैसे देता है। यहां पे पैसे किसको मिल रहे हैं? कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक के पास में पैसे नहीं है, मान लीजिए उनको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसे उधार लेने हैं आरबीआई से, तो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को उधार देंगे इन द फॉर्म ऑफ, और जो रेट होगा वो रेपो रेट कहलाएगा। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इसी रेपो रेट को उल्टा कर दो। अभी आरबीआई से पैसे जा रहे हैं सीबीआई कॉमर्शियल बैंक के पास में, अब कॉमर्शियल बैंक से पैसे जाना स्टार्ट होंगे आरबीआई के पास में। मतलब आरबीआई को ज़रूरत तो होती नहीं है, लेकिन आरबीआई बैंक को पैसे देते हैं अगर वो अपने पैसे आरबीआई के पास में रखेंगे। इसलिए ऐसा क्यों करते हैं हम वो आगे पढ़ लेंगे। ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों शॉर्ट टर्म के लिए हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए उधार लेना है किसी बैंक को आरबीआई से पैसे, तो उसको एक इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और उसी इंटरेस्ट रेट को बोलेंगे हम बैंक रेट। इसको आराम से सुनिए और समझिए, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। अब चलते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चंस। 2015 में क्वेश्चंस पूछा गया है एसएलआर से, ठीक है। एसएलआर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको बहुत अच्छे आराम से इत्मीनान से पढ़ना है। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको कहूँगा आपको फालतू में मेहनत नहीं करनी नोट्स बनाने की। आप इसी वीडियो को बार बार देख लो, स्पीड में देख लो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कहीं पे रीड करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। पहले आराम से लिखो, समझो, देखो, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जाके रिवाइज करो बार बार। एसएलआर इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल गया, अब जाके देखो एसएलआर का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में एसएलआर क्या है, और भी जितने भी डाउट आए। चलिए क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन पढ़ते समय हमारे हाथ में क्या होना चाहिए? पेन होना चाहिए। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन द आरबीआई ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिड्यूसेस एसएलआर को कम करेगी बाय 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5%। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन, इनमें से कौन सी चीज होगी? अगर आरबीआई ने एसएलआर कम किया तो इसका मतलब क्या है, ये समझो। एसएलआर क्या था? एसएलआर था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक को टोटल डिपॉजिट का कुछ पैसा अपने पास में रखना पड़ेगा जिसको वो यूज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है? यूज नहीं कर सकते, एज अ रिजर्व है। तो अगर वो कम हो गया तो बैंक को कम रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में दे सकता है उधार पे। समझ में आ गया एसएलआर का मतलब? अब देखो क्या होगा, इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, एकदम से तो नहीं हो पाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आएगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो इंटरेस्ट रेट तो कम ही होगा ना, क्योंकि बैंक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है देने के लिए, तो इंटरेस्ट रेट कम है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट कम कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, क्योंकि एसएलआर उन्हें मेंटेन कम करना है। अगर उनके पास 100 रुपये डिपॉजिट आ रहे हैं तो सीआरआर उन्हें मान लीजिए 10 रुपये दे दिए। एसएलआर उनको पहले 10 रुपये देने रहते थे, अब 8 रुपये देने हैं, तो 2 रुपये उनके पास ज़्यादा है मार्केट में लैंड करने के लिए। तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक क्या करेंगे, जो अभी वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे थे ना, जो इंटरेस्ट रेट उनका अगर 7% था, 8% था, वो कम कर देंगे। अब वो कितना कम करेंगे वो अलग बात है, कम करेंगे जरूर। इट में ड्रास्टिकली रिड्यूसेस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम। लिक्विडिटी कम कैसे हो जाएगा? एसएलआर अगर कम हो गया है तो बैंक के पास में लैंडिंग
कैपेसिटी बढ़ गई ना, और लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आंसर होना चाहिए सी, जो बिल्कुल सही है। आप डिटेल में इसको एसएलआर को पढ़ सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख ले रहे हैं। एसएलआर का मतलब क्या है? एसएलआर एक मिनिमम परसेंटेज है डिपॉजिट का जो कॉमर्शियल बैंक को मेंटेन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश, गोल्ड और अदर सिक्योरिटी। तो यूपीएससी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकती है कि एसएलआर किस फॉर्म में मेंटेन किया जा सकता है या फिर किस फॉर्म में मेंटेन नहीं किया जा सकता। कैश के फॉर्म में, यस। गोल्ड के फॉर्म में, यस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, यस। इट इज बेसिकली द रिजर्व रिक्वायरमेंट that bank expected to keep before offering credit to customer, before offering credit to customer। क्रेडिट देने से पहले उसको पहले मेंटेन करना पड़ेगा एसएलआर को, सिंपल है। तो एसएलआर इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। कौन फिक्स करेगा? आरबीआई फिक्स करेगा। ट्रेडिशनल टूल है क्रेडिट ग्रोथ। और एसएलआर कौन से एक्ट से आया है? एसएलआर सेक्शन 24(2)A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से आया है, याद रखना है। सीआरआर सॉरी, और एसएलआर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से आया है, ना कि आरबीआई एक्ट 1934, वहाँ से नहीं आया है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से आया है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अभी गवर्नमेंट यूज एसएलआर टू रेगुलेट इन्फ्लेशन लिक्विडिटी, इंक्रीजिंग द एसएलआर कंट्रोल द इन्फ्लेशन। और इतना यहाँ पे गवर्नमेंट तो आना नहीं चाहिए था, बिकॉज एसएलआर आरबीआई मेंटेन करती है, लेकिन ये लूज टर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया है। अब ये न्यूज़ में रहते हैं ये टर्म, और यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन आपसे, बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछती है। हम डेली क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, हमारा पर्पज़ यही है कि इंपॉर्टेंट थीम समझे, और यूपीएससी कौन से क्वेश्चन पूछता है हर साल, हर टॉपिक से सिंपल क्वेश्चन जरूर पूछता है, आपका फंडामेंटल नॉलेज चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में फिर से आया था, 2015 में एक और क्वेश्चन इकोनॉमी का। विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट पूछे गए हैं, हमने अभी हाल पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी से हमें इन्फ्लेशन, आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट करता है और मनी सप्लाई को मेंटेन करेगा, तभी जाके इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन कौन करेगा? आरबीआई मेंटेन करेगा, इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो बैंक रेट, बैंक रेट मॉनेटरी पॉलिसी का काम है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है बैंक रेट, बिल्कुल है। क्यों है? बैंक रेट हमने देखा था, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई, मनी सप्लाई लॉन्ग टर्म में मॉनेटरी, बैंक रेट यानी जब आरबीआई उधार देता है कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, मोर देन 1 ईयर, उसे बैंक रेट पे देना पड़ेगा और देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब सिंपल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई मार्केट में सेल करेगा और परचेस करेगा, ठीक है, बेचेगा भी और खरीदेगा भी। अब कह रहे हैं दोनों कैसे काम होगा? देखो, आरबीआई मार्केट में जाएगा और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा। जो नए लोग हैं जो खरीदना चाहेगा वो नई सिक्योरिटी को खरीद लेगा, और जो पुरानी सिक्योरिटी है, जो 3 महीने से पहले, 1 साल पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई ने बेची थी, उनको आरबीआई वापस से खरीदेगा, अगर कोई बेचेगा तब। सिंपल। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल जरूरी है, मॉनेटरी पॉलिसी का काम है। इससे मनी सप्लाई ऊपर नीचे होती है, मेंटेन होती है। पब्लिक डेट, सरकार का कर्ज, पब्लिक डेट कोई लेना देना नहीं है। पब्लिक रेवेन्यू मॉनेटरी पॉलिसी का काम नहीं है। तो आंसर होना चाहिए 1 और 2। आंसर इज सी, 1 और 2 ओनली। तो एक्सप्लेनेशन मॉनेटरी पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सप्लेनेशन है, मॉनेटरी पॉलिसी एम्प्लॉय टूल्स सेंट्रल बैंक, इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है इकोनॉमी को स्टेबल रखना, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करते हुए। इन्फ्लेशन ना बहुत ज़्यादा हो जाए ना बहुत कम हो जाए, ताकि एम्प्लॉयमेंट मार्केट में बना रहे, डिमांड मार्केट में बनी रहे। अब आरबीआई कंट्रोल करती है मनी सप्लाई को, इकोनॉमी। कुछ टूल हैं क्वांटिटेटिव और कुछ टूल हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटी को जो रिलेटेड टूल्स हैं उन्हें क्वांटिटेटिव बोलेंगे, और जो क्वालिटेटिव है, क्वालिटेटिव मतलब कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा आपको। बहुत सारे
इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में लानी चाहिए। इस तरीके से टूल्स हैं क्वालिटेटिव टूल्स। नेक्स्ट, क्वांटिटेटिव टूल कौन कौन से हैं मनी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए? एक है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, एक है SLR हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक है बैंक रेट, और एक है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी दैट इंक्लूड्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये हम बताएंगे बाद में। कभी कभार बैंक को इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत हो जाए 1-2 दिन के लिए, तो वो LAF फैसिलिटी से जा सकता है RBI के पास में, और उसको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा RBI को, लेकिन उसको पैसे मिल जाएंगे। चलिए, कुछ टूल्स हैं। अदर कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर डिफरेंट रेट यूज बाय RBI, लाइक बैंक रेट है, कुछ रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, और ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक टू बाय एंड सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, इन्फ्लुएंस द मॉनेटरी पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब सिंपल है, RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में लेके जाएगी, वहाँ पे बेचेगी, और कुछ सिक्योरिटीज़ को खरीदेगी भी, क्योंकि मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करेगा और इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करेगा। बैंक रेट क्या होता है हम पहले पढ़ चुके हैं। जब लंबे समय के लिए RBI कॉमर्शियल बैंक को ब्याज पे पैसे देती है, उस ब्याज की रेट को, ब्याज की दर को बैंक रेट बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी विदाउट सेलिंग और बाइंग एनी सिक्योरिटी कोलेटरल फ्री होता है बैंक रेट, मतलब कोई भी कोलेटरल नहीं हो देना गवर्नमेंट बैंक को, RBI के पास में कोई कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ेगा बैंक रेट पर लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड विदाउट सेलिंग बाइंग एनी सिक्योरिटी। रेपो रेट में क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक पैसे उधार लेगा RBI से, और यहाँ पर उन्हें कोलेटरल देना पड़ेगा, है ना। बैंक सेलिंग सिक्योरिटी टू दी RBI टू बोरो दी मनी। सेम पब्लिक डेट क्या होता है? पब्लिक और रेवेन्यू क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी एंड नॉट द मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपका जो पब्लिक डेट और पब्लिक रेवेन्यू है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट मेंटेन करेगी बजट के थ्रू, मॉनेटरी पॉलिसी RBI मेंटेन करेगा। इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, ये सारे काम होते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 का। 2016 में क्वेश्चन आया है, व्हाट आर द पर्पस? पर्पस बताना है किसके? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट, MCLR का पर्पस क्या है, जो RBI ने रिसेंट में लॉन्च किया था। तो 2016 में लॉन्च किया था, आज तो ये यूज में है भी नहीं। MCLR को रिप्लेस कर दिया गया है दूसरे रेट से, वो हम पढ़ लेंगे। बट करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी में, आप ये बार बार नोटिस कर सकते हैं। अभी देखिए MCLR का पर्पस क्या है? MCLR का पर्पस क्या है? दीज गाइडलाइन हेल्प improve transparency in methodology followed by a bank for determining the interest rate on advances। बिल्कुल सही है। MCLR सिंपल आपको बता दे रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड रेट है। हर बैंक पैसे उधार देती है, ब्याज पर देती है, लेकिन RBI को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए, मतलब अगर आपका पहचान है मैनेजर से तो हो सकता है आपको कम ब्याज में मिल जाए पैसे। ऐसा टाइम पे होता था, आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसा पहले होता था। क्योंकि एक पहले चलता था बेस रेट। बेस रेट का मतलब है अगर 7% RBI ने डिसाइड कर दिया बेस रेट है, तो 7% से नीचे कोई नहीं दे पाएगा, लेकिन उसके ऊपर जाएगा। तो अब बैंक की मर्जी है, किसी को वो 8% दे रहा अपने पहचान वाले लोगों को जिससे पैसे मिल गए, करप्शन भी हो सकता था, और किसी को वो 10% पे भी दे रहा है। भाई आपको लेना हो तो लो, नहीं तो नहीं लो। तो ये था बेस रेट वाला सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम था? बेस रेट का। और अभी आ गया MCLR, मतलब 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसके लिए हम बता रहे हैं MCLR। MCLR में क्या हुआ? RBI ने बोला कि ये डायनेमिक चार्ज रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा 7% जैसा, नहीं, ये डायनेमिक चार्ज रहेगा, और बैंक डिसाइड करेगा उनके पास में कितना पैसा है उधार देने के लिए, बैंक के पास में क्रेडिट कितना अवेलेबल है और उसकी डिमांड कितनी है। तो डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा MCLR की वैल्यू, जो कि बैंक खुद अपने आप में डिसाइड करेंगे, और इसमें ट्रांसपेरेंसी के चार्जेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि गाइडलाइंस हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक क्रेडिट एट द इंटरेस्ट रेट फेयर टू द बोरोवर एज वेल एज द बैंक रेट। क्योंकि अब कोई भी
बैंक से पैसे लेने गया है उधार में, तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा कि आपकी पहचान है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा बैंक में पैसा कितना है और उस पैसे को डिमांड कितने लोग कर रहे हैं। सिंपल है। तो दोनों ही सही है कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट पे डिपेंड करेगा इंटरेस्ट रेट। नाउ नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। MCLR मेथडोलॉजी थी, फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट 2016 में आया था, अभी ये चेंज हो चुका है, याद रखना। इफ द कॉस्ट ऑफ फंड गोज अप MCLR इंक्रीजेस। MCLR अपने आप ऊपर चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ फंड अगर ऊपर चला जाएगा, एंड लोन लिंक टू द एनी MCLR टेनर गेट मोर एक्सपेंसिव। सिमिलरली इफ MCLR कम्स डाउन लोन्स गेट चीपर। सिंपल डिफरेंस था। MCLR हो गया, बेस रेट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें बैंकिंग से रिलेटेड हैं, किस रेट पे हमें लोन देना है इससे। तो गवर्नमेंट RBI के इकोनॉमी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो आते हैं, मेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड आता है। आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर बढ़िया सा न्यूज़पेपर पढ़ो। इसके अलावा हिंदी मीडियम से अलग है, मैं तो कहूँगा द हिंदू पढ़ो या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, दो में से कोई ज़रूर पढ़ो। इंग्लिश मीडियम के हो तो बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। सेलेक्ट दी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हमें चूज करना है, गिविंग द कोड गिवन बिलो। सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से अंडरलाइन करने चाहिए, क्योंकि हम जब जल्दी जल्दी वहाँ पे प्रेशर में आप प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे होगे ना, इतना ज़्यादा प्रेशर स्ट्रेस हो जाता है कि आप यहाँ का करेक्ट साथ में पढ़ लेते हो सकता है यहाँ नॉट करेक्ट लिखा हो, यहाँ पे करेक्ट पूछा, यहाँ पे नॉट करेक्ट। UPSC ये मेंटल एबिलिटी इसी तरीके से चेक करती है। क्वेश्चन सिंपल था, गलत करके आ गए, कई बार सुना होगा आपने। क्यों होता है? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं की। और प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है? प्रैक्टिस टू परफॉर्म इन स्ट्रेस, इन द प्रेशर सिचुएशन, इन एग्जाम लाइक सिचुएशन। नाउ द क्वेश्चन इज MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इट डिसाइड RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, जो सारे हमने इंटरेस्ट रेट अभी पढ़े थे ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सारी की सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। इट इज़ अ 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ RBI इसमें इंक्लूड है, जो हर साल बनाई जाती है। ये कीवर्ड इसमें अंडरलाइन करना है इस तरीके से। नेक्स्ट इज इट फंक्शंस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इस MPC का चेयरमैन होता है? तो ये अंडरलाइन हमने कर लिया। अब अगर आपको मालूम होगा, तो जैसे मुझे मालूम है क्योंकि मैंने पढ़ लिया था, मतलब आप पढ़ लोगे तो आपको भी आ जाएगा। RBI बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट पहला सही है, लेकिन ये 12 मेंबर बॉडी नहीं है, 6 मेंबर बॉडी है, हर साल बनती भी नहीं है, तो दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो गया। एलिमिनेशन करें, 2 एलिमिनेट कर दो, या तो पहला या तो C, और हमें पता है पहला ऑप्शन सही है, आंसर आ गया हमें। लेकिन तीसरा ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। इट फंक्शन अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन नहीं रहता है, RBI का गवर्नर इसका चेयरमैन रहता है। आंसर A। चलिए जल्दी से इसको पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन। RBI एक्ट 1934 हैज़ बीन अमेंडेड। तो RBI एक्ट 1934 से स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। तो UPSC शायद पूछ भी चुका है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपको याद रखना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल। अभी प्रोविज़न RBI एक्ट के तहत 6 मेंबर बॉडी है। 3 मेंबर कहाँ से आएंगे? RBI से आएंगे, और 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। चेयरमैनशिप कौन रहेगा? गवर्नर ऑफ RBI एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन मतलब उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। जो RBI का गवर्नर है वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट इज द ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द MPC मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। कुछ चीज़ें और हमें याद रखनी है। इट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच सेट द इन्फ्लेशन टारगेट। इन्फ्लेशन टारगेट क्या होता है? 4 ± 2।
4 ± 2 इन्फ्लेशन टारगेट रखा गया है। आरबीआई को 4 ± 2 से ज़्यादा इन्फ्लेशन या फिर कम इन्फ्लेशन नहीं रखना है। मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम 6% पे जा सकता है इन्फ्लेशन और कम से कम 2%, इस ब्रैकेट में ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए। अब ये टारगेट डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने, मेंटेन कौन करेगा, आरबीआई। तो आरबीआई खुद डिसाइड नहीं करती है इन्फ्लेशन टारगेट, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। इन्फ्लेशन टारगेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मेंटेन कौन करेगा, आरबीआई करेगा। और आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर इन्फ्लेशन टारगेट का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट सेल इन कंसल्टेशन विद दी बैंक डिटरमाइन द इन्फ्लेशन टारगेट टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया आपको, वंस इन 5 ईयर, हर 5 साल में, हर साल डिसाइड नहीं करेगी। तो यूपीएससी हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, द इन्फ्लेशन टारगेट सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ तक सही है, इज बेस्ड ऑन होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर गलत कर दिया, होलसेल प्राइस इंडेक्स पर डिपेंड नहीं है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर डिपेंड है, क्योंकि हमें कंज्यूमर से मतलब ज़्यादा है, होलसेल में पता नहीं चलता। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन हमें बताता है। हर 5 साल में डिसाइड होगा, हर साल डिसाइड नहीं होगा। समझ में आ गया। और इन्फ्लेशन टारगेट नोटिफाई कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गजट में। सिंपल है, ये पॉइंट याद करने वाली चीज़ें हैं, यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से उठा के बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉनेटरी पॉलिसी 2019 में मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, अंडरलाइन किया नॉट को, मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक टू स्टॉप। मतलब दोनों कंसिडरेशन लेना है, फिजिकल पॉलिसी भी मॉनेटरी पॉलिसी दोनों हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी लिख दिया यहाँ पे और आरबीआई भी लिख दिया। नहीं करेगा, मेन तो ये वर्ड है, स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी, मतलब रुपी की वैल्यू गिरती चली जा रही है मार्केट में। इस सिचुएशन में आरबीआई और सरकार क्या नहीं करेगी, क्वेश्चन समझ में आया, क्या नहीं करेगी। अभी यहां पर समझो पहले तो, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी का मतलब क्या है, इंडियन रुपी का डेप्रिसिएशन का मतलब ये हो सकता है कि डॉलर की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, रुपी की डिमांड कम हो रही है। सारा का सारा खेल डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड है मार्केट का। समझ में आया, सारा का सारा खेल किस पे डिपेंड है मार्केट का, हमारे मार्केट पे डिपेंड है, डिमांड और सप्लाई पे। अभी यहां पर समझिए कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, इंडियन रुपी की वैल्यू कम होती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल $1 में मान लीजिए 80 रुपी आपको मिलेंगे, अगर ये 80 से बढ़ के 100 रुपी मिलने लगे, इसका मतलब समझ में आया, इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो गई इंटरनेशनल मार्केट में। तो ऐसे में आरबीआई क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, आरबीआई क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। चलो, कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर हमारा इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, आपने कोई इंपोर्ट मंगाया तो आप उसको पेमेंट कैसे दोगे, रुपी में दोगे, डॉलर में दोगे, कोई ऐसी चीज़ देनी पड़ेगी जो इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल मार्केट में चलती है, वो डॉलर होगा, रुपी तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन सही है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे पूछा नहीं करेगा, मतलब खेल यहीं पे है। यूपीएससी क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करेगा, आपको आते हुए भी क्वेश्चन गलत करके आओगे, और दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट, एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। अब जो भी इंडियन बोरोवर हैं वो कर्ज ले रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी जो दे रहे हैं, बॉन्ड जो दे रहे हैं, उसका मतलब है रुपी डिनोमिनेटेड होना चाहिए, कि आप जब हमसे पैसे वापस मांगने आओगे ना, तो हम आपको पैसे रुपी में देंगे, तो वापस से रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऐसा होना चाहिए। आंसर ये भी नहीं है, हमें बार बार याद कराना है अपने आप को, नोट पूछा है, ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय लोग जब
बोरो कर लेंगे, उधार ले लेंगे बाहर से, तो वापस जब उन्हें देना पड़ेगा तो रुपये की डिमांड पड़ेगी। और आंसर सी में कन्फ्यूजन है, मैं आपको पर्सनल बताऊं। अब आते हैं फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है जहां पर मनी सप्लाई को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, और मनी सप्लाई बढ़ेगी मार्केट में, इसका मतलब मार्केट में क्या आ जाएगा ज़्यादा, इंडियन रुपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इंडियन रुपी जैसे ही बढ़ेगा फिर से उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, तो ये तो नहीं करना चाहिए। तो सी का मुझे तो डाउट है, लेकिन डी का बिल्कुल पता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आंसर इसका डी होगा। क्लियर है कैसे आंसर निकाला? तो 50-50 चांस भी अगर मानूं तो मेरा 70% आंसर डी लग रहा है, 30% मुझे लग रहा था सी, कन्फ्यूजन था मैं, लेकिन डी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आ गया एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि रुपी का वैल्यू पहले से गिरा हुआ है, और अगर आपने मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा दिया तो रुपये की वैल्यू और नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको समझाया कि परचेसिंग पावर कम हो जाती है जैसे ही आप इन्फ्लेशन आता है, और इन्फ्लेशन के लिए आरबीआई को मॉनेटरी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी करनी पड़ती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन अभी आगे देना, आने वाले ईयर में यूपीएससी ने यहाँ से फिर से क्वेश्चन रिपीट किया। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आ गया, जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम कर देगा आरबीआई, चाहेगा मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बढ़ जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बढ़ने से मतलब है लोगों के पास में पैसे ज़्यादा आएंगे, लोगों के पास पैसे ज़्यादा आएंगे तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे और इकोनॉमी ग्रो इस तरीके से करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 में क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट रिलेटेड है, आरबीआई डिसाइड टू एडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। रिलेट कर पा रहे हो? आपने अभी हाल क्वेश्चन देखा, आपने अभी हाल क्वेश्चन देखा था, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी वाला ऑप्शन था, क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो और एक एक ऑप्शन को डिटेल में पढ़ लोगे थोड़ा सा टाइम निकाल के, तो ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं, प्रीलिम्स क्लियर करने के चांस आपके बढ़ जाएंगे, बजाय कि आप बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएं, बहुत ज़्यादा नोट्स पढ़ें, बहुत ज़्यादा रिवीजन करते रहें, काम बनने के चांस कम रहेंगे। नॉट डू सेम चालाकी यूपीएससी ने दिखाई है। इफ आरबीआई डिसाइड टू एडॉप्ट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर आरबीआई चाहता है कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब आपको डायरेक्ट समझना है मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, सिंपल। तो आरबीआई इसमें से क्या नहीं करेगा? चलिए, कट एंड ऑप्टिमाइज एसएलआर। एसएलआर को कट करने से क्या हो जाएगा? एसएलआर कट करेंगे तो बैंक के पास में क्रेडिट देने के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा, डिपॉजिट का एक रेशियो कम हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा तो करेगा। आंसर देना नॉट डू, ऐसा करेगा, ये आंसर नहीं होना चाहिए। इंक्रीज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमसीएलआर क्या था? इंक्रीजिंग मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मतलब बैंक ब्याज दर बढ़ा देगा, और ब्याज दर बढ़ाएगा तो पैसे कम लेंगे ना अपन, क्यों लेंगे? 11% पे मिल रहा था 15% पे देने लगा, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ये तो ऐसा नहीं करेगा ना। आंसर ये सही है। कट बैंक रेट, रेपो रेट कम कर देगा, मतलब कॉमर्शियल बैंक आसानी से पैसा उधार ले सकते हैं, और कॉमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा पैसा उधार लेंगे उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में देंगे, बिल्कुल सही है, ऐसा करेगा। पूछा है नहीं करेगा, आंसर 2 ओनली। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, यहाँ पर पढ़ लेना, यहाँ पर चालाकी यूपीएससी दिखाता है, यहाँ पर नॉट लिख देगा, नॉट करेक्ट। अब नॉट करेक्ट लिख देता तो आंसर हो जाता क्या? 1 and 3 ओनली। समझ रहे हो? यूपीएससी की चालाकी समझिए, यूपीएससी को चालाक लोग चाहिए जो हर एक चीज़ को बारीकी से देखें, नोट करें, अटेंटिव रहे। तो एसएलआर क्या होता हम पहले से जानते हैं। एसएलआर बैंक को मेंटेन करना है अपने पास में, तो बैंक को टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी मिली है। अब डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी क्या होती है, सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने पैसे जमा किए सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है, वो डिमांड डिपॉजिट है। और टाइम लायबिलिटी मतलब है आपने एफडी करा रखी है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट बैंक के लिए टाइम लायबिलिटी है, मतलब एक फिक्स टाइम के बाद में लायबिलिटी बन जाएगा, 5 साल बाद आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे बैंक को। और डिमांड डिपॉजिट क्या है? जब चाहे एटीएम डाला, 5,000 रुपये पैसे वापस निकाल लिए।
और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? एक इमरजेंसी विंडो है, कॉमर्शियल बैंक के लिए। वो जाके शेड्यूल बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले ले जब चाहे, रातों रात पैसे ले लो, कुछ इमरजेंसी आ गई है, सिंपल है। और बैंक रेट क्या होता है? जब लंबे समय के लिए लोन एक्सटेंडेड टू कॉमर्शियल बैंक बाय द आरबीआई, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कौन दे रहा पैसे, कौन ले रहा है पैसे, लंबे समय के लिए ले रहा, शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा, इस तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए माइंड में। 2022 में क्वेश्चन आया है, 2022 का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इफ इन्फ्लेशन इज टू हाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगा? अरे भैया इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, का मतलब समझते हो? मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा है, समझ में आ गया? कैसे कह सकते हो? मनी सप्लाई अगर नहीं होती तो लोग पैसे, इन्फ्लेशन क्यों हो रहा? महंगाई है, डिमांड ज़्यादा है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि सप्लाई कम है, लेकिन अभी आरबीआई सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकता ना चीज़ों की, लेकिन डिमांड जरूर कम कर सकता है, मनी सप्लाई को कम करके। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई अगर खरीदेगा, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये है, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास बुलाएगा तो आरबीआई को वापस क्या देना पड़ेगा? पैसा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आरबीआई बेचेगा तो मार्केट से आरबीआई पैसा लेगा, एक हाथ देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो और पैसा दे दो, ऐसा होगा ना, ऐसे सिंपल, ये चीज़ समझनी है आपको। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में दे दी, मार्केट से पैसा ले लिया, सेल कर दिया आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज किया और पैसा दे दिया। तो मनी सप्लाई इस तरीके से ऊपर नीचे होती है। तो अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा, बाय नहीं करेगा, ठीक है। मनी सप्लाई को कम करना है क्योंकि हमें, ये हो गया गलत। इफ द रुपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अगर रुपी की वैल्यू कम हो रही है, अगर कम हो रही है तो आरबीआई को डॉलर बेचना पड़ेगा मार्केट में, बिल्कुल बेचना पड़ेगा, क्योंकि रुपी की डॉलर कम हो रही है, रुपी डॉलर को बेचेगा, रुपी खरीदेगा, आरबीआई डॉलर लेके जा रहा मार्केट में, मार्केट से वापस क्या लेके आएगा? रुपी लेके आएगा। और जब मार्केट में रुपी कम हो जाएगा तो उसकी जो बेइज्जती हो रही है रुपी की, मतलब उसकी डिमांड नहीं थी, अब डिमांड बन जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। तो ये तो सही है ऑप्शन। लास्ट है, इंटरेस्ट रेट यूएस और यूरोपियन यूनियन में कम हो जाए, टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। बिल्कुल, अगर यूरोपियन यूनियन में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? इंडियन मार्केट में आना चाहेंगे, इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, और इंडिया में इन्वेस्ट करके वो डॉलर लाएंगे, और डॉलर लाने की वजह से क्या होगा? मार्केट में डॉलर बढ़ जाएंगे, रुपी कम हो जाएंगे, और डॉलर बढ़ जाएंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। इंडिया के मार्केट में तो रुपी चलेगा, आरबीआई क्या करेगा? उस डॉलर को खरीदेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है। आंसर पूछा गया है करेक्ट होना चाहिए 2 and 3 ओनली, भी सही है। अगर एलिमिनेशन से जाते तो ये वाला भी गलत था, ये वाला गलत था, ये वाला था, यहाँ पर एलिमिनेशन काम कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन है, वो सारी जो मैंने आपको बता दी गई हैं कि इंटरेस्ट रेट अगर यूएस में कम होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है 2023 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आरबीआई इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। एक नया टर्म स्टेरिलाइजेशन उठा लिया। ये अगर मैं आपसे बोलूं, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जो यहाँ पर ऑप्शन से उठाया गया है। यूपीएससी क्या कर रही है, आपको थोड़ा सा सोचना है। जो लास्ट वाला ऑप्शन है, इफ द इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन वार फॉल, आरबीआई बाय डॉलर, इसी को स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। ये जो ऑप्शन है ना थर्ड, इसी को स्टेरिलाइजेशन बोला है। 2022 में क्वेश्चन आया है, 2023 में भी
डायरेक्ट इसी ऑप्शन को उठा के आरबीआई ने क्वेश्चन बना लिया कि स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, सिंपल समझो, आरबीआई को इंडियन मार्केट में रुपये को मेंटेन करके रखना है। हमारे यहाँ पे जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट, तो हमारे मार्केट में क्या हो जाएगा, डॉलर 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 बढ़ जाएंगे। लेकिन मार्केट में डॉलर थोड़ी ना चलेंगे, हमारे यहाँ रुपये चलेगा। रुपये कौन लाएगा, आरबीआई लाएगा। तो आरबीआई पहले डॉलर को खरीदेगा और रुपये को इंजेक्ट करेगा। रुपये को इंजेक्ट करने के बाद भी अब बहुत ज़्यादा रुपये हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन टारगेट वायलेट हो जाएगा, जो हमने देखा 4 ± 2 है। अब आरबीआई क्या करे, आरबीआई फिर कंफ्यूज। तो आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लाता है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में पंप करेगा, मतलब बेचेगा और रुपये को खींच लेगा। क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में जाएंगी तो जो खरीदेगा उसको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, तो आरबीआई के पास में पैसा ही पैसा हो जाएगा। डेट इज द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। आरबीआई मार्केट में गया, उसने पहले डॉलर निकाला, रुपये को छोड़ दिया। अब देखा भैया मार्केट में रुपये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। इन्फ्लेशन बहुत ना बढ़े, उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आया, लॉलीपॉप, बच्चों को दिखाते लॉलीपॉप, तो वैसे ही आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी दिखाती है लोगों को, लो बेटा लो और ये पैसे मुझे दे दो। लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पकड़ के, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है और पैसा आरबीआई को दे देंगे, तो मार्केट स्टेबल हो जाएगा। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सिंपल है। तो यहाँ पर क्या होगा, कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिल्कुल ओपन मार्केट ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को लेना और देना ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है, हमने पहले पढ़ लिया था। तो हर साल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में हम देखते हैं कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला ऑप्शन सही है, ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम। ओवरसाइट करके क्या ही कर लोगे, डेट एंड कैश मैनेजमेंट नहीं होता है, रेगुलेटिंग द फंक्शंस ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द स्टेरिलाइजेशन डायरेक्टली। आंसर है ए, स्टेरिलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको इसको समझ लेना है कि करेंसी एप्रिसिएट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा रुपये ना बढ़ जाए, इसलिए जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन सक्सेसफुल इकोनॉमी के टर्म में इसका मतलब सिंपल यही है, रिजर्व इनफ्लो ऑफसेट द रिजर्व इनफ्लो टेम्परली। तो आरबीआई करता क्या है, ओपन मार्केट इकोनॉमी में जाके पहले तो ट्रेजरी बिल वगैरह लाएगा, सेल करेगा, मार्केट से पैसा निकालेगा, डॉलर निकालेगा, मनी सप्लाई करेगा, रुपये सप्लाई करेगा, और रुपये को निकालने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन करेगा। NCERT, ये 12th की NCERT है जहाँ तक मुझे याद आ रहा, लेकिन NCERT जरूर है। तो NCERT बाय स्टेरिलाइजेशन बाय आरबीआई, यू कैन नॉट इग्नोर NCERT फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। प्लीज़ 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 रीड इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, NCERT थॉरोली। नाउ 2023 में एक और क्वेश्चन आता है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले ही उसने वर्ड दे दिया, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द रिस्पेक्ट ऑफ एवरी स्टेटमेंट। चलिए क्वेश्चन पढ़ें जल्दी से। स्टेटमेंट 1 है, इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट, पोस्ट पैंडेमिक के बाद में सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक। मतलब पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। अब ये बढ़ाया है नहीं बढ़ाया है, ये तो कुछ रिपोर्ट आती हैं, सर्वे आती हैं, अगर आपने वो पढ़ा होगा, ध्यान दिया होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, तभी ये ऑप्शन बता पाओगे। ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा ना बढ़े और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में ऐसा हुआ था। सेंट्रल बैंक जनरली एज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस बाय मॉनेटरी पॉलिसी। तो सेंट्रल बैंक को ये लगता है कि वो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कंज्यूमर प्राइसेस को रेगुलेट कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा है और ऐसा होता भी है और ऐसा उन्हें लगता भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी अब पूछने लगा है, असर्शन और रीजन के क्वेश्चन जैसे आते हैं। सी सेट वाला क्वेश्चन लग रहा था मुझे जब मैंने ये क्वेश्चन दिया था, पढ़ा था। बोथ स्टेटमेंट करेक्ट,
एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। ये बिल्कुल सही लग रहा है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1, नहीं ऐसा नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट सही भी है, पहला भी सही है, और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल एक्सप्लेनेशन सही है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को लगता है अगर वो मनी सप्लाई को कम कर देंगे मार्केट से तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट कर लेंगे, और ऐसा लगने के बाद ही तो उन्होंने पहला स्टेप लिया था, तभी तो करेंगे। तो आंसर इसका ए होना चाहिए, सिंपल। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको इसकी तैयारी करनी है। सी सेट और जीएस के एप्टीट्यूड को दोनों मिक्स करके क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ऐसा हुआ था। ये डिग्री ऑफ ऐसा बहुत सालों बाद हुआ था, और सेंट्रल बैंक ने दुनिया भर में मॉनेटरी पॉलिसी के लिए इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था। तो ये चीज़ें आपको भूलनी नहीं है। न्यूज़पेपर आप रेगुलरली पढ़ते रहें तो अच्छी बात है। ये एनसीईआरटी से फिर क्वेश्चन आया है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन एनसीईआरटी में है, बहुत सारी चीज़ें, और हर चीज़ एनसीईआरटी में, हर चीज़ तो नहीं है लेकिन 90% इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट और बेसिक फंडामेंटल आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू से समझ के ही मिलेंगे। तो ये लेक्चर हमारा होता है कंप्लीट, और सक्सेसफुली हमने टॉपिक जो लेक्चर 3 का था मॉनेटरी पॉलिसी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एस्पिरेंट इनविंसिबल टू शो योर सपोर्ट फॉर माय एफर्ट, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये PSIR के लिए है, स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए है, और ये आप यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट PDF वगैरह आपके यहाँ मिल जाएगी। और अगर आपके कुछ डाउट है, सजेशन है, तो प्लीज़ मैं वेलकम करूँगा उन सभी सजेशंस को। आप मुझसे डाउट सजेशन मुझे यहाँ पे डायरेक्ट DM करके मुझे दे सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।